नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का 8वां पाठ लेने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। इसकी विधा है हास्य व्यंग्य कहानी और इसके रचनाकार है सत्यकाम विद्यालंकार। सबसे पहले हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में अर्थात जीवन की भागदौड़ में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। और ये बिल्कुल सच है कि बड़ी मुश्किल से हमें पूरे आराम करने का वक्त हासिल होता है। और ऐसे समय अगर हम घरेलू मुसीबतें, घरेलू परेशानियां, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा आराम करने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा और हमारा मन भी खराब हो जाएगा। तो हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए और यही संदेश प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बड़े मज़ेदार ढंग से समझाया है। आइए पाठ के लिए आरंभ करें। पाठ आरंभ करने से पहले विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं। जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उनका अर्थ विवेचन देते हुए मैं बतला दिया करूँगा, आप उसे ध्यान में रखिएगा। तो कहानी शुरू करें। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। बात ऐसी है विद्यार्थी मित्रों कि हो सकता है कि लेखक को 2-4 दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, शायद तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी दिल की धड़कन भी सामान्य रूप से चलने के बजाय तेज गति से चल रही थी। तो उन्होंने सोचा क्यों न डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह ले। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने उनके बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से, जिससे कि ब्लड प्रेशर की जांच पड़ताल की जाती है, तो कहा कि महोदय ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है कुछ। केवल एक काम कीजिएगा कि दफ्तर से अर्थात कार्यालय से छुट्टी लेकर आप ज़रा 1-2 दिन के लिए बाहर घूम आइए। अर्थात आपको पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है और अगर आप ऐसा पूर्ण विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, तो ये आपको तंदुरुस्त बना देगा, निरोग कर देगा। ये बात सुनकर लेखक की पत्नी काफ़ी प्रसन्न हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि चलो इसी बहाने जो लेखक हमेशा अपने काम में व्यस्त होते हैं तो उन्हें ज़रा बाहर निकाले और उन्हें पूर्ण आराम करने का मौका दे। और घर जाने के बाद लेखक ने अपने पत्नी से कहा कि चलो हमें मुंबई की जुहू बीच पर जाना है, वहाँ हम पूरे 2 दिन पूरा विश्राम करेंगे। जुहू का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मुंबई का बड़ा ही सुंदर पर्यटन स्थल है और बहुत ही खूबसूरत ये सागर तट है। हजारों पर्यटक वहाँ पर आते हैं प्रतिदिन। अब चलो लंबे सफ़र के लिए ही निकलना है तो उसकी तैयारी शुरू करें। वैसे भी 1 दिन के बाद पूर्णिमा आने वाली थी, तो पूर्णिमा का सही मायने में जो मज़ा है वो तो बीच पर ही होता है। और इसीलिए दोनों ने मिलकर 1 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी और सवेरे जल्दी उठने के लिए उन्होंने 2 बजे का अलार्म भी लगा दिया। लेखक महोदय तो सो रहे थे, लेकिन पत्नी जी ने एक सूची बनाई। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची अर्थात लिस्ट बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाई धुनी से मिश्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अब मुंबई जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए मोटर की आवश्यकता होगी,
तो लेखक के पास अपनी एक मोटर गाड़ी भी है, लेकिन शायद कुछ दिनों से वो भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो मोटर की अवस्था देखनी होगी, उसमें क्या खराबी है। तो मोटर की गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने के लिए जो आवश्यक है, जो पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सोल्यूशन, अगर कहीं गाड़ी पंक्चर हो गई तो उसके लिए आवश्यक, उसके बाद 1 गैलन यानी करीबन 4.25 लीटर इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ों का उल्लेख उस लिस्ट में किया हुआ था। बेचारे लेखक महोदय, उन्होंने दिन भर में दौड़ धूप करते हुए मुंबई के पास जो एक इलाका है पायधुनी नाम का, वहाँ से एक मिस्त्री अर्थात मैकेनिक वो लेकर आए। क्योंकि गाड़ी की 2 खिड़कियों में काफ़ी खराबी आ गई थी, तो उस मैकेनिक ने जी तोड़ मेहनत की, मतलब सुबह से शाम हो गई, फिर भी उसकी चटखनियाँ ठीक से कसी नहीं गई। और भी मोटर में जो काम था वो पूरा करने के लिए और उससे संबंधित सामान लाने के लिए काफ़ी वक्त चला गया। और जो करते करते जो लेखक पहले ही दिल की धड़कन से परेशान है, उसकी दिल की धड़कन दुगुनी हो गई। आगे बढ़ते हैं। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। यानी क्या है, जो वहाँ जाने के बाद तो बस आराम ही आराम करना है। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से अर्थात अपने हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना निरीक्षण करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। इतना तो आप जान ही गए होंगे बच्चों कि जुहू जाने के लिए दोनों पति पत्नी कितने बेताब है, कितने अधीर है और बिल्कुल पूरी तैयारी करने में वो जुटे हुए हैं। मोटर अब शायद ठीक हो गई है। उसका पूरा मुआयना निरीक्षण करने के बाद श्रीमती जी ने इस बात का भी विश्वास कर लिया, तसल्ली कर ली कि उन्होंने लिखी हुई सारी चीज़ें आई या नहीं। और सवेरे जल्दी जागने के लिए उन्होंने घड़ी में 5 बजे का अलार्म लगा दिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो लो, अब वह दिन भी आ गया, वो घड़ी भी आ गई कि जिस दिन उन्हें बाहर निकलना है। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, अर्थात पूरी रफ्तार के साथ उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। ये तो अक्सर होता ही है, जब हमें किसी बात की जल्दबाजी होती है तो बीच में न जाने अलग अलग व्यवधान पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर स्टोव भी बड़ा दगाबाज निकला कि वो ठीक से जल नहीं रहा है। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। जैसा कि स्टोव में तेल भरना भी आवश्यक था और हवा का तेज झोंका देने के लिए धोखनी करना भी आवश्यक था, तो उसी में आधा घंटा चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। उनकी चाय पीने की बड़ी लालसा थी, लेकिन उन्होंने मजबूरी में वो स्थगित कर दिया, अपनी इच्छा को रोक दिया और पूरे एकाग्रता पूर्वक दत्तचित्त होकर वो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। महान सम्राट नेपोलियन का आखिरी युद्ध जो वाटरलू का था, शायद वहाँ जाने से पहले भी नेपोलियन ने इतनी अच्छी तैयारी की न होगी। तो ये उदाहरण हमारे मन में गुदगुदी पैदा करता है। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। जो काम लेखक की बीमारी में उसे राहत देने वाला है, यानी कि जुहू पर जाकर आराम करना। तो जब जब कोई महत्वपूर्ण काम होता है, जैसा कि अब डॉक्टर ने सलाह दी है ना, अगर आप 2 दिन पूर्ण आराम करोगे तो एकदम ठीक ठाक हो जाओगे। और इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए लेखक और उनकी पत्नी परस्पर सहयोग में बड़ा विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। सही मायने में अगर हमें किसी को सहयोग करना है तो इसके लिए जरूरी है मन, वचन और कर्म इनका मिलना। जो मन में है वही बोलोगे और जो बोलोगे वही करोगे। तो ये जीवन का जो मूल मंत्र है, ये लेखक कभी भूले नहीं थे। अब पर्यटन के लिए निकलना ही है, तो श्रीमती जी ने अपने पति को उनके कामों की याद दिलाई।
और लेखक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता गया। बच्चों, अब एक मज़े की बात सुनिए। इसके बाद जो होने वाला है वो बड़ा मज़ेदार है। बात ऐसी है कि लेखक और उनकी पत्नी एक दूसरे को इतने सारे कामों की याद दिला रहे हैं जो कि वहाँ पर इतना आवश्यक नहीं था। डॉक्टर की सलाह मानते हुए अगर आप सही मायने में पूर्ण विश्राम, पूर्ण आराम करने के लिए जा रहे हो तो इतने सारे काम याद दिलाने की और उन्हें वहाँ जाकर करने की भला क्या आवश्यकता है। अब देखिए उनमें कैसे संवाद हो रहे। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वो तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, बड़ी ठंडी हवा चलती है, तो ठंड से बचने के लिए वो गुलबंद भी काम आएगा। आगे पत्नी कहती है, गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। अरे भाई, समुद्र के पानी में नहाने के लिए जो आवश्यक है बेदिंग सूट, वो भी हमें लेना होगा साथ में, वरना नहाने का मजा नहीं आएगा, वो इच्छा हमारी अधूरी रह जाएगी। फिर पति बोला, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। देखो कितनी छोटी छोटी बातें वो एक दूसरे को याद दिलाते जा रहे हैं। पत्नी बोली, वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। चीज़ों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अब ये नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड भला ज़रूरी है यहाँ पर? कदापि नहीं। पति ने पूछा, अर्थात लेखक ने पूछा, राइटिंग पैड का क्या करोगी? पत्नी कहती है, कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता, और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठी आ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। ये तो हद हो गई। अब उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहते हूँ छतरी भी रख लेना। अब वहाँ पर अगर धूप होगी तो धूप का चश्मा भी चाहिए और धूप से बचने के लिए छतरी भी चाहिए। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। पति ने याद दिलाया। हनुमान के पूछ की तरह यह तो लिस्ट लंबी लंबी होती जा रही है भाई। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। लो, यहाँ पर नेल कटर ढूंढने की क्या आवश्यकता है, या उसे साथ में लेने की क्या आवश्यकता है? नाखून तो बाद में भी काटे जा सकते हैं ना। जिन कामों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए उन कामों को ज़्यादा महत्व देने के बजाय ये ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। लेखक कभी कभी अन्य किताबों की समालोचना भी करता था, अर्थात किसी और ने लिखी हुई किताब में या पुस्तक में जो गुण दोष होते हैं उन पर विवेचन करना या टीका टिप्पणी करना। तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने थैले में 3 किताबें भी रख ली, बड़ी बड़ी। उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पर मैं बैठा रहूँगा तो खाली समय में इन किताबों की समालोचना भी हो जाएगी और कुछ काव्य भी लिखा जाएगा। इसलिए उन्होंने काव्य की इधर उधर बिखरी हुई कुछ कतरनें भी साथ में ले ली। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। बच्चों, ये सब कुछ आपको बिल्कुल अटपटा और हास्यास्पद लग रहा होगा। ये निकले हैं दोनों घूमने के लिए, पूर्ण विश्राम करने के लिए, लेकिन साथ में कितना सारा सामान वो लेके जा रहे हैं। और ये पूरा सामान उन्होंने अटैचियों में यानी बड़े सूटकेसों में, थैलों में और झोलों में भरकर वे वहाँ पर रवाना होने के लिए तैयार है। क्या है ये सामान? पुड़िया है, मिर्च का अचार है, समाचार पत्र, गुलबंद, बेदिंग सूट, रबर कैप, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, चिट्ठियाँ, बिजली के बिल,
बीमा के नोटिस, धूप का चश्मा, छतरी, धूप से बचने के लिए क्रीम भी है, कैंची है, ब्रश है, 3 किताबें उन्होंने ली है। ठीक है, जो भी हो, इतना सारा सामान लेकर वो जुहू बीच पर पहुंच गए। अब वहां जाने के बाद देखिए क्या हुआ। आखिर पूरी तैयारी करने के बाद वो जुहू बीच पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। अर्थात वहां जाने के बाद उन्हें बड़ा ही आनंद आया, लेकिन वो समय कितना था? केवल 5 या 7 मिनट। उन्हें तो पूरे 2 दिन आराम करना चाहिए था ना। उन्हें ऐसा लग रहा था 5 और 7 मिनट के लिए जैसे वो किसी स्वप्न नगरी में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये आनंद उनका जल्द ही टूटने वाला है। देखिए कैसे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई। बड़ा उत्साह आ गया कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? समुंदर के पानी में नहाने का अनूठा आनंद लेते लेते पता नहीं श्रीमती जी को ये क्या याद आ गया और वो एकदम से पूछ बैठी कि तुमने बरामदे की खिड़की को अंदर से बंद किया था या नहीं। मैं कह उठा, अर्थात लेखक बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। वह एकदम घबरा उठी थी। स्वर्ग जैसा आनंद लेने का स्थान, और वहां पर उन्हें पता नहीं ये क्या सूझा, क्या याद आया, और दोनों चिंता में डूब गए। वैसे भी अकारण किसी बात की हम चिंता करेंगे तो हमारा सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। किसी ने सच ही कहा है विद्यार्थी मित्रों कि चिंता हमारी चीता सजाती है। अर्थात किसी भी बात के बारे में ज़्यादा चिंता करना हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करता है और हमारा सारा मज़ा बिल्कुल गायब हो जाता है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी इसी तनाव में फंस गए हैं अभी। और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। यानी धीरे धीरे उनका धैर्य कम होता जा रहा था। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। बड़ा ही अर्थपूर्ण और मज़ेदार वाक्य है ये, जो हमारे मन में हास्य भी पैदा करता है। और सही तो है, जिस धड़कन का उपचार करने के लिए, आराम करने के लिए वो यहाँ पर जुहू पर आए थे, अब वही दिल की धड़कन चिंता के कारण उनकी दुगुनी बढ़ गई थी। दुगुनी नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। क्या सोचा था और क्या हो गया देखो बच्चों। जिस बीच पर उन्हें 2 दिन रुकना था, पूरा आनंद उठाना था, वहाँ से वो केवल 5, 7 या 10 मिनट के बाद घर के लिए रवाना हो चले हैं। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए, यानी घर पर। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी हुई थी। बदस्तूर यानी पहले जैसी बिल्कुल पूर्ववत लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था, चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन भला अब क्या हो सकता था? वो तो जुहू बीच से लौट आए थे। लेखक कहता है कि मैंने ही वह लगाई थी, यानी चटखनी उन्होंने ही अपने हाथों से चढ़ाई थी। लेकिन लगातार यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। यहाँ पर लेखक शायद ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अगर सिर्फ इतना कह देता कि आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है तो ये आराम घर पर भी हो सकता था। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि पूर्ण आराम, पूर्ण विश्राम, तो पूर्ण विश्राम करने के लिए उन्होंने जुहू जाने की योजना बनाई। लेकिन अति चिंता के कारण वो उनका पूरा प्लान, पूरी योजना टाटा फिस हो गई, मानो उनका फ्लॉप शो हो गया। और इसीलिए लेखक यहाँ पर मजाक में लिखते हैं कि
जिस शब्द के आगे पूर्ण शब्द लग जाता है वो पूर्ण भयावह, पूर्ण डरावना हो जाता है। तो बच्चों, ये पाठ, ये कहानी भले ही यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि सचमुच हमारे जीवन में आनंद प्राप्ति के जो क्षण आते हैं उसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। और किसी पर्यटन स्थल जाने के लिए हमें केवल ज़रूरी सामान ही अपने साथ रखना चाहिए। शरीर का और मन का बोझ बढ़ाने वाला, चिंता में डुबोने वाला अकारण सामान हमें साथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।